नमस्कार दोस्तों, टैग सीएसएफ एसी एलडीसी पे आप लोगों का स्वागत है। और ये एक स्ट्रेटजी सीरीज है जो भी 2027 के लिए अपीयर होना चाहता है सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी सीरीज बनाई गई है, जिसके अंदर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे चुका हूं क्या सीएसएफ एग्जाम के अंदर किस हिसाब से किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। और इसके बाद मैं आप लोगों को फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कहां से कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं। आज मैं बायोलॉजी पे आपको बताऊंगा कि कमीशन का फोकस सबसे ज्यादा कहां पे है, कौन से वो सब टॉपिक्स है जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो साहब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वो एरियाज है जिस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप लोग जो है सर्विस करते हो तो आप लोगों के पास टाइम कम रहता है। तो सर्विस पर्सनल के पास बहुत कम टाइम रहता है, तो कम टाइम में आप मैक्सिमम इनपुट कैसे देख सकोगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी के अंदर आए हैं। एक तो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और टॉपिक आप लोगों को पता चल जाएगा कहां से कमीशन पूछ रही है। ठीक है, दूसरा आप जो है इस पर्टिकुलर पीडीएफ को टैग सीएपीएफ एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, अगर आप iOS सब्सक्राइबर हो तो आप क्या कर सकते हो, क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पे जब ORG कोड मांगेगा तो उस पे आप YWSEP जब आप फिल करोगे तो उसके अंदर ये टैग CAPF ऐप जो है ये ओपन हो जाएगी। तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना, उसमें ORG कोड डालना YWSEP, और कुछ भी समझ में ना आए तो 8930919491 इस पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको असिस्टेंस दे दूंगा। तो 40 क्वेश्चन 2019 से 2026 के बीच में सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर आए हैं और इन 40 क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ में पता लगाएंगे कि साहब कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें हमने देखी हैं, दीज आर द सर्टेन थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू मी। तो ये आपका एग्जाम स्ट्रक्चर हो गया, इसकी अभी हमें कोई बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि 40 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। 2019 से 2026 के बीच में 40 क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये ट्रेंड हमारे पास है। 5 क्वेश्चन हर साल आपको मिल रहा है। और दूसरी चीज जो है इसका वेटेज अगर हम देखें, सेल बायोलॉजी प्लस जेनेटिक्स, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं, सपोज 40 क्वेश्चन आए हैं तो 40 में से 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से आए। तो सिर्फ 40 क्वेश्चंस के अंदर आपके 20 क्वेश्चन जो है दो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, एक सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसलिए जो है बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, दूसरा आसान भी है नंबर फेच करना। 2019 के अंदर जहां आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं और 2020 के अंदर भी 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2021 के अंदर आप देखोगे आपके मार्क्स जो हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंक्रीज हो गए हैं। 2022 के अंदर 4 क्वेश्चन, 2023 के अंदर 3, कम हो गया ट्रेंड, फिर 2024 के अंदर 8 क्वेश्चन, फिर 2025 के अंदर 3 और 2026 के अंदर 5। तो लगभग अगर एवरेज देखें ना तो 5 नंबर की औकात है इस सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की, और एक एक नंबर इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायोलॉजी का आप नहीं छोड़ सकते हो। 2024 में जहां पीक था आपके सामने, 2023 में और 25 के अंदर आप लोगों को 3-3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन 2026 के अंदर दोबारा से 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं। तो अब आते हैं साहब वेटेज की बारी। बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं ये हमें देखना है। पहला, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 क्वेश्चंस में से 21 क्वेश्चन आपके सिर्फ इससे आए। दूसरा आता है आपकी प्लांट बायोलॉजी, तो प्लांट बायोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, यहां से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, ये देखिए यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि डाउन हो रहा है, साल दर साल जो है इससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी देखें, आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं और बचा हुआ न्यूट्रिशन एंड विटामिन पे है, तो यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन आया। तो इस हिसाब से आपका जो पूरा है ये डिवीजन हो गया है 40 क्वेश्चन का, कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस सब टॉपिक से आए हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब दूसरी चीज, सेल बायोलॉजी प्लस प्लांट बायो नियरली इक्वल टू 77% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस asked from biology subjects in CSF ACLDC exam. So all biology questions ever asked comes from these two topics. 77% क्वेश्चंस जो हैं इन 2 टॉपिक्स आ गए, आपका काम यहीं पे जो है आधा हो जाएगा। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स 21 क्वेश्चन, प्लांट बायोलॉजी 25% क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन 4 क्वेश्चंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डिजीज 3, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन एंड विटामिन। तो हम सब क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सोल्व भी करूंगा ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है किस हिसाब के हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो अगर
2019 की बात करूं तो सेल बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं, 2020 के अंदर 4 आए हैं, 2021 के अंदर 5, 2024 के अंदर 4, 2023 के अंदर कुछ नहीं आया, 2024 के अंदर 3। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात करो 2025 से 1 और 2026 से 2025 से 2 और 2026 से 1 क्वेश्चन, राइट। तो ओवरऑल सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आते हैं प्लांट बायोलॉजी की बात, 2019 के अंदर 1, 2020 के अंदर 1, 2021 के अंदर 1, 2023 के अंदर 1, 2024 के अंदर 5, 2026 के अंदर 1। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन से, इससे एक क्वेश्चन 2019 के अंदर आता है। फिर आपका 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फिर 2026 के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से साहब आपके सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सेल बायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज विच यू नीड टू फोकस ऑन। नाउ कमिंग टू राइजिंग एंड कंसिस्टेंट ट्रेंड इन बायोलॉजी, सब टॉपिक्स कहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से, प्लांट बायोलॉजी से, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, दिस टेक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, यहां से डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे कम आ रहा है, न्यूट्रिशन, विटामिन पे, डिजीज एंड एपिडर्मिसिस, एपिडेमिनोलॉजी, यहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम देखेंगे साहब कि वो सेल बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, ताकि पता चले किस हिसाब के क्वेश्चंस है, किस लेवल के क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 1 रहेगा, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स PYQ, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनली सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन इन्वॉल्विंग जीन्स प्रेजेंट इन इट्स DNA। ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि सिंथेसाइज करता है खुद का प्रोटीन जिस इन्वॉल्विंग जीन्स प्रेजेंट इन द DNA। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा है प्लास्टाइड और चौथा है लाइसोसोम। तो इसके अंदर आंसर होगा आपका प्लास्टाइड। ये एक ऐसा ऑर्गेनली है, सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनली होते हैं, जैसे लिखा भी है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो इकलौता प्लास्टिड है जिसके अंदर एक खुद का DNA है और ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो प्लास्टाइड कई तरीके होते हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे प्लास्टाइड कई तरीके के होते हैं, जिसके अंदर एक है क्लोरोप्लास्ट, राइट, जो कि क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। प्लास्टाइड अगर हम देखें, थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपकी जानकारी के लिए पता चले। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, इसके अंदर क्या होता है? हम क्या करते हैं? पिगमेंट स्टोरेज, ठीक है, पिगमेंट स्टोरेज। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। तो ये होते हैं प्लास्टाइड के 3 पार्ट, और इसके अंदर इन सब में अपना खुद का DNA होता है और ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2021 के अंदर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, विच ऑर्गेनली इज एन एनिमल सेल वुड हैव DNA एंड RNA। प्लांट सेल और एनिमल सेल 2 होते हैं, तो इसने पूछा एनिमल सेल जो कि DNA और RNA कौन सा ऐसा है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों मिलते हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है एनिमल सेल के अंदर? तो आंसर आपका जो है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर DNA RNA दोनों होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, हैज इट्स ओन DNA और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होता है सेल के अंदर। दूसरा देखें, थर्ड क्वेश्चन 2020 के अंदर जो पूछा था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कैसे होती है? ये हाइड्रोजन, अगर आप देखोगे वाटर जब स्प्लिट करता है तो वहां से एक तो H2O2 निकलती है और एक हाइड्रोजन आपका वहां से निकलता है। तो फोटोलाइसिस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑकर्ड इन फोटोसिंथेसिस, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा है, इन अ मैमेलियन सेल, ये मैमेलियन सेल है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय। तो मैमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन जो है कौन सिंथेसाइज करता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द राइबोसोम। ये आपकी राइबोसोम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज mRNA विच लीड टू राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड चेन जो है राइबोसोम जो है वो बनाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग ऑकर्स इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, तो एक प्रोसेस होती है बडिंग, ठीक है, जिसमें सपोज दिस इज प्लांट, उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग ऑकर्स इन विच, आपको दिया गया है ई कोलाई, अमोइबा, प्लाज्मोडियम एंड यीस्ट। आंसर आपका यीस्ट रहेगा, ठीक है। तो अमोइबा जिसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है कि एक पर्टिकुलर
ये आपके सामने ऑर्गेनिज्म जो है ये दो में टूट जाता है। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है, यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन है इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फूड इंसेक्ट विच डज नॉट हैव अ वेक्टर। वेक्टर मतलब एजेंट, जिसके थ्रू जो है ये इन्फेक्टियस डिजीज हो रही है और जिसको जो है वेक्टर नहीं चाहिए होता है। सपोज मच्छर, आप मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी चीजें देखते हो, वो डायरेक्टली जो है विदाउट एनी वेक्टर वो फैल नहीं सकती। मच्छर के बिना वो बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इसमें वेक्टर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एजेंट। लेकिन इस केस में आप देखोगे एड्स को जो है बीच का कोई वो नहीं चाहिए, राइट, डायरेक्टली जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। तो एड्स इज सच अ थिंग विच डज नॉट नीड अ वेक्टर। मच्छर अगर सपोज इन्फेक्टेड एड्स वाले पर्सन को काट गया और फिर किसी को दूसरे आदमी को काट गया तो उसको एड्स नहीं होगा। तो दैट इज द केस। उसके बाद देखें विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेक्टली मेक्स अ फूड चेन। आपके सामने 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसका वैसे ये है, ग्रास हो गया, फिर ग्रास को गोट खाएगी, फिर गोट को ह्यूमन खाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट एनालोगस ऑर्गन। इनमें से कौन सा पेयर जो है एनालोगस ऑर्गन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 होते हैं, देखो, एक होता है एनालोगस ऑर्गन और दूसरा होता है आपका होमोलोगस। इसके अंदर डिफरेंस समझ लेना। एनालोगस जो होता है जिसके अंदर फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है, दोनों ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या होंगे सेम, लेकिन ओरिजिन क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन होगा। सॉरी, ये हमारा एनालोगस का है, लेकिन होमोलोगस का एक बार बता देता हूं। पहले एनालोगस को ही देख लो। एनालोगस के अंदर सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, ये हमारा हो गया एनालोगस। फंक्शन सेम होगा लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। मतलब जैसे चिड़िया के पंख देख लो और किसी इंसेक्ट के पंख देख लो, दोनों का फंक्शन क्या है सेम है, उड़ना है, लेकिन ओरिजिन क्या है डिफरेंट है। बोथ दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है उस ऑर्गन का। ऐसे ही आप अगर होमोलोगस देखोगे, यहां पे ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ये होमोलोगस हो गया। जैसे चमगादड़ के पंख हो गए, उससे वो उड़ता है, लेकिन इंसानों के हाथ है, इंसान उड़ नहीं सकते। सेम है ओरिजिन लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। घोड़े के पैर हो गए, इंसानों के हाथ हो गए, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। आगे देखते हैं कंसीडर, और इसमें आंसर आपका होगा सी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। ये क्या है, दोनों एनालोगस ऑर्गन्स हैं, मतलब सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। अगला कंसीडर स्टेटमेंट अबाउट स्टेम सेल। ये स्टेम सेल के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि सेल्फ रिन्यू बाय माइटिक डिवीजन। क्या स्टेम सेल जो है सेल्फ रिन्यू कर सकता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड माइटिक डिवीजन। दूसरा है 1908 के अंदर जेम्स थॉमस डिराइव्ड ह्यूमन ईएस सेल। क्या ये ईयर ठीक है? देखो इसके अंदर आंसर आपका 1 ओनली है। ये बात तो ठीक है इसके स्टेम सेल के रिलेशन में कि स्टेम दिस सेल्फ रिन्यू बाय माइटिक डिवीजन इसके अंदर होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जेम्स थॉमसन 1998 के अंदर जो है ही फाउंड दिस ईएस सेल, 1998 नॉट 1908। उसके बाद देखिए विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ए नॉर्मल ह्यूमन। अब देखो आप जो इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से, उसमें कई बार जो है आपने सुना भी होगा कि बच्चे की जो शक्ल है वो मम्मी पे गई है और बच्चे का जो हाव भाव है, बोलने का तरीका है, वो फादर पे गया। तो दोनों के ट्रेट्स इनहेरिट हो सकते हैं। तो बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए, तो दोनों के जो हैं इसके अंदर डीएनए वर्क कर सकते हैं। तो मेंडल लॉ सेज दैट ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, राइट, एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट, दैट इज देयर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मोर हाई वैल्यू पीवाईक्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड क्या है, 7.40। आंसर इज डी। विच इज अ प्लांट हार्मोन। इसमें से आपको 4 हार्मोन दिए गए हैं। प्लांट हार्मोन पूछा है। वैसे प्लांट हार्मोन आपके कई तरह के होते हैं प्लांट्स के अंदर, देखिए, और एनिमल के अंदर डिफरेंट हार्मोन होते हैं, राइट। प्लांट हार्मोन में जहां पे देखिए एक तो ऑक्सिन होता है, एक गिबरेलिन होता है, एक आपका साइटोकिन होता है, एक आपका एबिस्कस एसिड होता है, एक आपका इथाइलिन होता है। तो एबिस्कस दिस एसिड एंड इथाइलिन ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ को जो है ये रोकते हैं। और एक्चुअल में ऑक्सिन और गैब्रेलिन साइटोकिन जो होते हैं ये आपके ग्रोथ जो है ये बढ़ाते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं।
तो इसके अंदर देखिए पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लांट हार्मोन कौन से है इसके अंदर। देखो ऑस्ट्रोजन एनिमल है, इंसुलिन एनिमल है, थायरोक्सिन ये भी एनिमल है, साइटोकिनिन ना ये प्लांट हार्मोन है, ठीक है। साइटोकिनिन जो है ये इट्स अ प्लांट हार्मोन, राइट, दैट इज देयर। और ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की। अगला है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, कौन सा टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के। देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू, यस दिस इज द राइट आंसर। मस्कुलर टिश्यू जो है एक इंसान की मूवमेंट में हेल्प करता है। कनेक्टिव जो आपको टेंडन सुना होगा आपने, ठीक है, जो बोन को जॉइंट करता है, तो कई बार ब्लड भी बोलते हैं कि इट इज ऑल सॉर्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। नर्व्स जो है ये भी जो है आपकी मोबिलिटी में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है मैसेज को। एपिथेलियल टिश्यूज, ये क्या है एपिथेलियल टिश्यूज, मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, सपोज दिस इज अ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो कोटिंग होती है वो इसकी होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। एक्चुअली इस टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं होता बट इट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन, राइट। तो ये हो गया आपका। उसके साथ देखते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन किस लिए होता है, मतलब सपोज गांव के अंदर एक पॉन्ड है, पॉन्ड में एकदम से क्या हो गया, एल्गा ब्लूम हो गया, मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स जो उगने शुरू हो गए। और वो क्यों होता है, क्योंकि आसपास जो है लेक के खेत बहुत ज्यादा है और यहाँ पे किसान क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। सपोज फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं और बारिश होगी और खेतों में पानी बहुत मतलब आ गया, और उसके बाद जो है सारे खेतों में जो एनपीके फर्टिलाइजर इसके अंदर डाला था वो पॉन्ड के अंदर चला जाता है। जो उसके बाद क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। मतलब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एल्गी ब्लूम हो जाता है। पॉपुलेशन जो है प्लांट्स की या फिर एल्गी की लेक के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो है लेक जो है इट विल स्टार्ट डाइंग, वो मरना शुरू हो जाती है। क्यों, उसके अंदर O2 का लेवल जो है गिर जाता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट जो हैं या फिर एल्गी जो हैं दे डिमांड ऑक्सीजन फॉर देयर सस्टेनेंस, और जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है लेक के अंदर वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो इससे लेक जो है मरना शुरू कर देती है, राइट। तो होता क्यों है ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन, क्योंकि आसपास के एरियाज में क्या अवेलेबल है, एक तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, इसीलिए जो है यूट्रोफिकेशन हो रहा है। दूसरा हम देखें लाइकेन एल्गी कंपोनेंट इज कॉल्ड, लाइकन की जो एल्गी कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फाइकोबिएंट, राइट। हम लाइकन के साथ जो एल्गी जुड़ी होती है उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोकॉम्बिनिएंट, क्योंकि ये जो है फूड बनाता है। दूसरा लाइकन के साथ एक और फंगी जुड़ा होता है जो कि क्या करती है, शेल्टर देती है, इसको प्रोटेक्शन देती है, उसको हम बोलते हैं माइकोबिएंट। याद रखना ये दोनों काम है, लाइकन के साथ जो एल्गी होगा और फंगी होगा, फंगी का काम है शेल्टर देना, एल्गी का काम है खाना बनाना, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अगला चलते हैं प्लांट बायोलॉजी, ये नेक्स्ट आपका सब टॉपिक हो गया। अब प्लांट बायोलॉजी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला पार्ट देखते हैं प्लांट बायोलॉजी का। क्वेश्चन 2019 के अंदर आया था, विच इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है। आंसर आपका पोलन है, क्योंकि पोलन जो है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ मेल स्पर्म। जो आपका प्लांट के अंदर होता है उसका पोलन क्या है, मेल स्पर्म है, राइट। उसके बाद बाकी तीनों जो पार्ट हैं ये आपके किसके हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हैं। तो फीमेल ऑर्गन अगर हम देखें, पिस्टल जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एक तो स्टाइल होता है, एक स्टिग्मा, एक ओवरी। पोलन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल ऑर्गन, एंथर उसको प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है किंगडम प्लांटे, जो विटाकर क्लासिफिकेशन के अंदर आया था। तो विटाकर ने क्लासिफिकेशन दी थी कि प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है किंगडम प्लांटे दिस कंप्राइजेस विच ग्रुप। तो विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसके अंदर क्या क्या था, तो आंसर आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा। हालांकि उसके अंदर और भी थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये याद रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट नॉट अवेलेबल इन कॉमन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता। बेसिक तो एनपीके फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, आयरन नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा आयरन। अगला है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ, जैसे प्लांट्स में कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है, सपोज वाटर एंड फूड, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को ट्रांसफर करने के लिए फाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या होगा, वाटर, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक चीज और है इसके इंटरेस्टिंग कि जाइलम की जो मूवमेंट होगी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, बॉटम टू अप। लेकिन जो फाइलम की जो डायरेक्शन है फूड की वो नीचे से ऊपर भी है और ऊपर से नीचे भी है, बाय डायरेक्शनल है, राइट। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है एनिमल दैट कैन ब्रीथ थ्रू बोथ गिल्स एंड लंग्स। ऐसा एनिमल जो कि सिर्फ जो दोनों गिल्स से भी और लंग्स से भी जो है ब्रीथ करता हो, ऐसा कौन सा है साहब, फ्रॉग है,
जिसको हम एम्फीबियन भी बोलते हैं, वो जो है जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। टैडपोल जो गिल्स से सांस लेता है। अडल्ट जो है लंग्स प्लस मोइस्ट स्किन, जो है हम जो है गीली, जो अगर हम देखें चमड़ी से भी कुछ लोग जो है कुछ ऐसे एम्फीबियन हैं जो सांस ले सकते हैं, जिसमें से फ्रॉग आता है। ठीक है, जब शुरू में टेडपोल मतलब जो शुरू में जो मेंढक छोटा होता है वो सिर्फ गिल्स जो है सांस लेता है। उसका देखें, हु इज कंसिडर्ड, प्लांट बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। किसको हम विटामिन थेरेपी का फादर मानते हैं? आंसर होगा आपका बी, फ्रेडरिक हॉपकिंस। बाकी सब ये क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में भी जो है हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी विटामिन थेरेपी का फादर है फ्रेडरिक हॉपकिंस। अगला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर प्लांट इज कॉल्ड। अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड। जो भी अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लावर की ओवर अ प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस उसको हम बोलते हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट को बोलते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं द एल्गी कंपोनेंट इन लाइकन इज बेस्ट नोन एज। जो भी लाइकन के अंदर एल्गी कंपोनेंट है वो क्या है? अभी बताया था, जो फूड मेकिंग है, राइट। तो फाइटोकॉम्बिएंट है। आगे देखते हैं, प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन दिस फ्रूट बिलोंग टू। ऐसे प्लांट्स जो कि जो है सीड जरूर बनाते हैं, लेकिन वो सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं मिलते, वो नेकेड होते हैं। जो नेकेड सीड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राइट, जिम्नोस्पर्म्स। उसको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, राइट। और जो उसके अंदर छुपे होते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, जो कि आपके फ्रूट के अंदर मिलते हैं। जैसे एप्पल हो गया, उसके अंदर फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलेगा, राइट। ऑरेंज हो गया, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा। उसके बाद देखें, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर स्टोमेटा है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो उस स्टोमेटा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? गार्ड सेल, राइट। तो यहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, वो होता है गार्ड सेल, राइट। इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर आपने देखा होगा एक टर्जिड होता है और एक फ्लैसिड होता है। जब टर्जिड जो है स्वेल करता है तो ब्लॉक हो जाता है, दूसरा ही फ्लैसिड जो होता है उससे श्रिंक हो जाता है क्या? आपका स्टोमेटा, और जिससे जो है रेस्पिरेशन दोबारा से शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी एंड एवोल्यूशन PYQs। ये जनरली क्वेश्चन जो है आपके 2019-23 के अंदर आए थे और 2026 के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन पहले है, यूप्लिक्ला एंड स्पॉन्जिला बिलोंग टू डिफरेंट फाइला ऑफ एनिमल्स। हमने क्या देखना है इसके अंदर? करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि राइट स्टेटमेंट क्या है। तो राइट स्टेटमेंट इसके अंदर देखें तो स्कोलोपेंड्रा, जिसको हम सेंट्रीपीड बोलते हैं, इट्स अ मेंबर ऑफ फाइलम एंथ्रोपोडा। तो प्लांट किंगडम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इसलिए बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं, विच पेयर ऑफ साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इज करेक्टली मैच्ड। तो साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्लस उनकी क्या इन्वेंशन है और डिस्कवरी है। जैसे क्या चार्ल्स डार्विन ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था? नहीं दिया था। जॉर्ज ग्रेगोर मेंडल ने क्या नेचुरल सिलेक्शन दिया था? नहीं दिया था। उसके बाद अर्नेस्ट मेयर ने क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था? बिल्कुल दिया था। आर.एच. विटाकर ने क्या दिया था? ये सारी चीजें हम देखते थे। विटाकर ने 5 किंगडम दी थी प्लांटे की। उसके बाद देखिए डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थ्योरी दी थी, मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटरी के बारे में बात की थी, और अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन से। क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। दोबारा से आ गया, होमोलोगस एंड एनालोगस रिपीट हो रहा है। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है? होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल नहीं है। आपका आंसर होगा इसके अंदर बी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस। उसका देखते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड अदर PYQ। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो करता है? अरोटा के अंदर, पल्मरी वेन के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर और वेना केवा के अंदर। आपका आंसर होगा इसके अंदर डी, वेना केवा। वेना केवा के अंदर जो आपका इम्प्योरिफाइड जो होता है ब्लड वो फ्लो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ की फैक्ट दिए हैं। बॉडी के अंदर वेनो केवा हो गया, राइट एट्रियम अगर आप देखोगे, और फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स। ये आपके जो है ब्लड की जो है फ्लो की मूवमेंट है। तो बॉडी, वेना केवा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है, विच डिजीज इन इंडिया हैज नॉट फेस्ड एज एन एपिडेमिक। कॉलेरा, प्लेग और ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, एंड स्वाइन फ्लू। इसमें से कौन सी डिजीज जो है एपिडेमिक आज तक जो है घोषित नहीं की इंडिया के अंदर? ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बेस्ड नहीं होता, ये रेयर टू रेयर पर्संस को ही होता है। आगे देखते हैं 31st क्वेश्चन,
2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन है टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन काउस, दिस डिपेंड्स ऑन। जो टाइगर की जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं अगर गाय से हम बात करें, क्योंकि गाय हर्बीवोरस होती है, वो प्लांट्स चबाती है, उनको चबाने में, उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगता है तो आपको क्या चाहिएगा, लॉन्गर डाइजेशन पीरियड, और इसके लिए लॉन्ग आपको क्या चाहिएगी, आपकी ये इंटेस्टाइन। लेकिन टाइगर्स के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काइंड ऑफ फूड दे ईट, जिस तरह का वो खाना खाते हैं, राइट। तो जनरली कैसा खाना खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं तो नॉनवेज वो खाते हैं, राइट। इसके लिए आपको शॉर्टेस्ट इंटेस्टाइन की जरूरत है, क्योंकि मेनली जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए काऊ की जो है लॉन्गर होती है इंटेस्टाइन, क्योंकि इनको सेलुलोस जो है जनरली ज्यादा डाइजेस्ट करना होता है। आगे देखते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पॉन्ड्स या फिर लेक्स के अंदर जो एल्गी ब्लूम होता है वो क्यों होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर रन ऑफ जो होता है आसपास के एरियाज के अंदर लेक में चला जाता है, और उसके अंदर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स होते हैं, जिसके अंदर एकदम से ब्लूम होता है। आगे देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड। एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसके अंदर क्या क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल पार्क्स। एक्स सिटू मतलब जो एक्चुअल में इन वाइल्ड, जो सपोज कोई भी चीज है, फ्लोरा एंड फौना वट एवर इट इज, अगर उसकी हमें प्रोटेक्शन करनी है तो हम वाइल्ड में वहीं रह के हम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो वो इन सीटू होता है। उसके लिए हम जो है सेंचुरीज बनाते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स बनाते हैं। लेकिन अगर सपोज वो रेयर है, सपोज वाइट राइनोसोरस है, उसको हम जो है इन वी डू नॉट लेफ्ट दिस स्पीसीज इन द वाइल्ड, क्योंकि वो बहुत कम नंबर्स में है, तो उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं, फिर हम उनको जू में लेके आते हैं, या फिर हम जो है उनके लिए क्या बनाते हैं, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल पार्क, राइट, दैट इज देयर। उसके बाद चलते हैं आगे सेल बायोलॉजी से। अब आपको देखना है कि क्विक रेफरेंस देख लेते हैं सेल बायोलॉजी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टाइड्स, लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो इनका कंट्रोल मेन फंक्शंस क्या होता है इस ऑर्गेनेलिस का, ढेर सारे ऑर्गेनेलिस के नाम लिए मैंने। न्यूक्लियस का काम क्या होता है भाई, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जिसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं, वो न्यूक्लियस होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लास्टाइड्स एंड दिस क्लोरोफिल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और इनका खुद का डीएनए होता है। उसका देखिए लाइजोसोम्स जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और वेस्ट रिमूवल के लिए। गोल्गी बॉडीज जिसके अंदर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन होती है। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट करते हैं, और स्मूथ जो है लिपिड की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। रफ और स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम का काम अलग अलग बता दिया। डीएनए किस किस का है, न्यूक्लियस का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, राइबोसोम्स का नहीं होता, प्लास्टाइड्स का होता है। बाकी इन तीनों का, ना लाइजोसोम्स का, ना गोल्गी बॉडीज का, ना एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम का डीएनए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मेंडल्स लॉ, सेंट्रल डोगमा, सेमी ऑटोनोमस, स्टेम सेल, ब्लड पीएच, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेंडल्स लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेंट्रल डोगमा देखें तो डीएनए कैन बी बेसिकली डीएनए से एमआरएनए करने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। उसके बाद सेमी ऑटोनोमस देखें तो ऑर्गेनेल्स विद ऑन डीएनए, ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स है जिनका खुद का डीएनए होता है और सेमी ऑटोनोमस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स होते हैं। स्टेम सेल जो सेल्फ रिन्यूअल वाई माइटोसिस प्रोसेस, ऐसी स्टेम सेल थ्योरी जो कि माइटोसिस पे बेस्ड है। जेम थॉमसन ने 1988 के अंदर डिराइव्ड किया था ह्यूमन ईएस सेल, और मैक्सिनोव ने ये टर्म दी थी स्टेम सेल, कॉइंड द टर्म स्टेम सेल इन 1908। ब्लड की एक्चुअल पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.35 से 7.45, और ब्लड जो है थोड़ा एल्कलाइन ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लांट बायोलॉजी पे कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए अगर सीएसएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जाइलम के बारे में पता होना चाहिए, फाइलम के बारे में, गार्ड सेल के बारे में, क्योंकि अभी तक यहीं पे क्वेश्चन पूछा है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर प्लस मिनरल, यूनिडायरेक्शनल है। फाइलम जो है फूड प्लस शुगर के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाई डायरेक्शनल क्या है, सप्लाई करता है अप एंड डाउन। गार्ड सेल किडनी बेस्ड होता है, किडनी जैसा दिखता है। और टर्जिड इसके अंदर होता है जो कि स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने में जो है हेल्प करता है। जनरली टर्जिड जो है ओपन करता है और फ्लैसिड जो है वो क्लोज करता है, राइट। उसके बाद देखिए कुछ प्लांट के हार्मोन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ये सेल को एलंगेट करने में और ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑक्सिन जो है ऑन द टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच आपको मिलेगा। साइटोकिन क्या होता है, ये सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। गिब्रेलिन जो GA आपने वहां पे देखा था, वो स्टेम की एलंगेशन में हेल्प करता है। एबिस्कस एसिड ये क्या है, इनहिबिटेंट, ये जो है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। एबिस्कस एसिड जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फिर डोरमेंसी को बढ़ाता है।
एथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग है, मतलब फूड राइपनिंग जो है फूड को पकने में मदद करता है। उसके बाद देखें फ्लावर्स की बात करें तो मेल की जनरली देख लेते हैं, मेल का जो पार्ट होता है उसको स्टेमन बोलते हैं और उसके अंदर एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर जो है पोलन को प्रोड्यूस करता है। फीमेल की बात करें तो उसमें पिस्टल या फिर कार्पल होता है। तो इसके अंदर सब पार्ट हो गया स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। स्टिग्मा जो है एक स्टिकी टिप होती है जिसके ऊपर पोलन जाता है। स्टाइल देखिए ये ट्यूब होती है जो कि ओवरी तक लेके जाती है और यहाँ पे जो है जर्मिनेशन होता है, राइट। उसके बाद किंगडम प्लांटे विटाकर क्लासिफिकेशन 1969, ईयर इंपोर्टेंट है 1969। तो प्लांटे किंगडम जो है विटाकर ने जो दी थी 5 लेयर के अंदर, तो थैलोफाइटा रिलेटेड टू एल्गी, याद रखना ये एल्गी भी इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा जो कि एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम के बारे में आता है, एम्फीबियंस जो पानी के अंदर भी बाहर भी रह सकते हैं। और पेट्रेटिडोफाइटा जो है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म्स जो है नेकेड सीड, एग्जांपल केयास एंड पाइनस। एंजियोस्पर्म्स जो है सीड इन फ्रूट जो कि है फ्लावरिंग प्लांट है, राइट, दैट इज देयर। आगे चलते हैं साहब, एवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी से फास्ट रिवीजन अगर आपको करनी है। चार्ल्स डार्विन ने क्या दी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ग्रेगर मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सी लियनस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ए मैक्सिनोम ने कॉइंड की थी टर्म स्टेम सेल। और जेम्स थॉमसन ने 1998 के अंदर ह्यूमन ईएस सेल को जो है डिस्कवर यहाँ पे किया था, राइट। उसका देखिए होमोलोगस वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है ये मैं बता चुका हूं। होमोलोगस मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शंस डिफरेंट है। जैसे आदमी का हाथ और चमगादड़ के जो पंख है वो सेम ओरिजिन है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। ऐसे ही एनालोगस के अंदर डिफरेंट ओरिजिन है, सेम फंक्शंस है। कंजर्वेशन टिप्स देकर देखिए इन सीटू और एक्स सीटू यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, यूट्रोफिकेशन पे आ चुका है, फूड चेन पे आ चुका है और पॉइंट म्यूटेशन पे आ चुका है। अगला देखते हैं अब हाल फिलहाल में क्वेश्चंस चेंज कैसे हो रहे हैं। तो हमने देखा पहले जहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर सिंगल क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चंस के अंदर सिंगल ऑप्शंस आते थे, अब जो है मिक्स्ड ऑफ सिंगल प्लस स्टेटमेंट बेस्ड आने लगे हैं। इस तरह के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं सीएसएफ एससी एलडीसी के अंदर। वन लाइनर अब नहीं रहे, लेकिन बायोलॉजी के अंदर अभी भी जो है वन लाइनर है एक हिसाब से। बायोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी जो है अभी भी, पहले एनसीईआरटी डायरेक्ट फैक्ट आती थी, अभी थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आने लगी है। टॉपिक कवरेज देखें तो सेल बायोलॉजी जो डोमिनेंट रहा है हमेशा से, अब जो है टेक्सोनॉमी प्लस इकोलॉजी से क्वेश्चन आ चुके हैं। 2026 के अंदर देखें साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन के नए पैटर्न जो है ये आने लगे हैं। तो दैट इज द न्यू चेंज इन बायोलॉजी इन सीएसएफ एससी एलडीसी। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी? आपको सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पे प्रिपरेशन करनी है, प्लांट बायोलॉजी पढ़ना है, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन देखनी है, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे आपको काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ प्रेडिक्शन मेरी तरफ से 2027 के अंदर कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल बायोलॉजी पे, प्लांट बायोलॉजी पे 1 या 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन पे, इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी पे 1 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन विटामिन्स पे। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स प्लस प्लांट बायोलॉजी। अब आप जो है अंधेरे में जो है तैयारी नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको पता होगा कि फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम फोकस मेरा कहां होना चाहिए। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो टैग सीएसएफ एसी एलडीसी जो है मैं आप लोगों के साथ हूं। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कराने के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है डिजाइन किया है एंड आई वुड बी द वन हु वुड बी डीलिंग विद मोस्ट ऑफ योर इश्यूज। पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 2 तो कंप्लीटली आई विल टेक। पेपर 2 में एसे राइटिंग से लेके प्रेसिस से लेके कॉम्प्रिहेंशन से लेके मैं ही जो है डील करने वाला हूं। तो पेपर 2 वुड बी कंप्लीटली डन बाय मी, मैं ही उसको जो है कंप्लीटली करूंगा। पेपर 1 के अंदर जहां पे ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं आई विल बी टेकिंग साइंस, आई विल बी टेकिंग ज्योग्राफी, I'll be taking economy, I'll be taking other subjects like polity, right? ये सब्जेक्ट सारे मैं लेने वाला हूं। कुछ एक सब्जेक्ट जो है जैसे हिस्ट्री, उसके लिए जो है other experts will come into the picture. So the batch is going to start from 26 of April. 26 अप्रैल से आप लोगों का बैच स्टार्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इसके अंदर रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच। क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी, लेट मी टेल यू फर्स्ट। पहली चीज, पेपर 1 के कंप्लीट सपोर्ट, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इवन लाइव लेक्चर्स यू कैन ऑल्सो गेट, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स यू विल गेट। पेपर 1 के लिए स्टडी मटेरियल, ऑल द स्टडी मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड, PYQs यू विल गेट पेपर 1 का। पेपर 1 में यू विल ऑल्सो गेट द प्रोफेशनल स्किल्स ऑल्सो, जो आपका पार्ट बी होता है वो भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर। दूसरा, पेपर 2 मैं पढ़ाने वाला हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें आपको लाइव असिस्टेंस रहेगी।
आई विल बी टेकिंग योर लाइव डाउट्स, आई विल बी टेकिंग वीकली क्लासेस लाइव। अगर आप लोग कहोगे तो टाइम भी है जो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों का टाइम जो है चेंज हो रहा है, सपोज शिफ्ट चेंज हो रही है, तो हम कंसेंसस बिल्ड करके, ताकि हम जो है सब एक साथ बैठ के हम डिसाइड कर सकेंगे कि सर इस दिन क्लास ले सकते हैं, ऐसे हम शाम को बातें कर सकते हैं, या फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। इस हिसाब से भी जो आपका कोर्स करिकुलम डिजाइन हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज, प्राइस क्या रहेगा आपके पर्टिकुलर कोर्स का? इट वुड बी ओनली 15,000। 15,000 में क्या क्या है आपको? पेपर 2 का कंप्लीट बैच यू विल गेट, पेपर 2 कंप्लीट बैच, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, इवैल्यूएशन उसके अंदर होगा। दूसरा, पेपर 2 में भी टेस्ट, पेपर 1 के अंदर भी जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। ऑल दोज थिंग्स वुड बी पार्ट ऑफ दिस ओनली, राइट। ईयर लॉन्ग असिस्टेंस आप लोगों को रहेगी। तो 26 अप्रैल 26 अप्रैल को हम जो है बैच लॉन्च कर रहे हैं, और ऐप मैंने आपको बता दी कहाँ पे आपको जाना है, टैग CAPF, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस राउंड। आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपनी प्रिपरेशन जो है चेक कर सकते हो, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कहाँ पे आप हो, और ये आप लोगों के सामने उनके आंसर्स हैं, आप यहाँ पे उनको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द की टेक अवेज जो मैंने आपको बताया है, और ये टेक अवेज अगर आप फॉलो करते रहे इस स्ट्रेटजी सीरीज के अंदर, तो आपको CISF AC LDC 2027 के अंदर मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी जो है आपका लक मैटर करेगा। हम स्ट्रेटजी बहुत जो है, हम जो प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली करने वाले हैं। तो दिस इज मी अमन गुलिया एंड दिस इज माय पर्सनल मोबाइल नंबर, हे यू कैन कनेक्ट विद ऑन द व्हाट्सएप। और आपका कोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। और दूसरी बात, आई टेक योर एप्रीहेंशंस, योर डाउट्स वेरी सीरियसली। जब भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है असिस्टेंस की, जब भी आपको लगेगा सर कोर्स के अंदर ये चीज़ें जो है इंप्रूव हो सकती है, जब भी आपको लगेगा कि पहले इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता ही है, लेकिन सिंस आई एम इनटू टीचिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 5 years, मुझे पता है कहाँ पे लोग जो है लैग करते हैं एंड व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू फोकस मोर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई आपको इशू नहीं होगा, तो आप इस चीज़ पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।